Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start system of linear equation, solution of system of linear equation. System of linear equation के केस में आपके पास linear system of equation with respect to 2 variable, with respect to 3 variable, with respect to 4 and with respect to 5 variables आपके पास equations given हो सकती हैं. अब आपके पास विद रिस्पेक्ट टू 3 वेरिएबल कॉमनली एक्स वाई जी वेरिएबल यूज़ होते हैं. विद रिस्पेक्ट टू 4 वेरिएबल डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी एंड समटाइम्स x1 x2 x3 वेरिएबल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं. अब आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं. फर्स्ट वन अगर आप अप्लाई करते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड द सेकंड मेथड इज़ गॉस जॉर्डन मेथड. अब आपके पास जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है आप इस मेथड को मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं. बेसिकली जो आपके पास गॉस एलिमिनेशन मेथड है ये आपके पास क्या है एचुलन फॉर्म है और गॉस जॉर्डन मेथड लाइक आपके पास मॉडिफिकेशन आ जाती है गॉस एलिमिनेशन मेथड की. और आपके पास गॉस जॉर्डन मेथड में जो आपके पास गिवन जो मैट्रिक्स सिस्टम होता है उसमें आप रिड्यूस एचुलन फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं. अब आपके पास क्या आ जाता है कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में देयर कैन बी एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस आर नो सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी. अब आपके पास जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो सकता है वो आपके पास होमोजीनियस भी हो सकता है नॉन होमोजीनियस भी हो सकता है. अब आपके पास ए एक्स इज इक्वल टू बी बी आपके पास क्या होता है कि कॉन्स्टेंट कॉलम मैट्रिक्स आ जाता है. अब आपके पास जो कॉन्स्टेंट कॉलम मैट्रिक्स होता है इस केस में अगर आपके पास जो बी मैट्रिक्स है अगर आपके पास वो जीरो वो जस्ट कॉलम मैट्रिक्स होगा उसमें अगर आपके पास जीरो एंट्रीज हैं तो वो आपके पास क्या आ जाता है कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन या आपके पास लीनियर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. नॉन होमोजीनियस के केस में आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स बी होता है उस केस में आपके पास जो एंट्रीज होंगी वो आपके पास रियल नंबर्स होंगे. आपके पास जो तमाम एंट्रीज होंगी वो आपके पास जीरो नहीं होंगी. तो जो गिवन सिस्टम है वो आपके पास क्या है नॉन होमोजीनियस. अगर आपके पास ए एक्स इज इक्वल टू जीरो है इस केस में जो आपके पास रूट्स आएंगे जो आपके पास अननोन्स वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई जी या आपके पास जस्ट एक्स वाई या x1 x2 x3 x4 तो आपके पास उस केस में जो वेरिएबल्स के रूट्स आएंगे वो आपके पास जीरो जीरो आएंगे तो आपके पास ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा. अगर आपके पास अदर देन जीरो कोई भी नंबर आ रहा है तो वो आपके पास क्या होगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. अब सबसे पहले आपके पास क्या आ जाता है कि जो गिवन सिस्टम है वो आपके पास होमोजीनियस भी हो सकता है नॉन होमोजीनियस भी हो सकता है. देयर आर टू मेथड्स यूज फॉर दिस पर्पस गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस जॉर्डन मेथड. अब आपके पास जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है ये आपके पास क्या एचुलन फॉर्म आ जाता है या आप सिंपल कह सकते हैं कि रो एचुलन फॉर्म. और गॉस जॉर्डन के केस में आपके पास रिड्यूस रो एचुलन फॉर्म. बोथ आर एसोसिएटेड विद द name of very famous mathematician named K.E. Gauss 1777 to 1855. आपके पास ये जो दोनों मेथड हैं आपके पास जो मैथमेटिशियन है नेम K.E. गॉस 1777 टू 1855 उसी के नेम से है. अब फर्स्ट वन जो है वो आपके पास क्या आ जाता है गॉस एलिमिनेशन मेथड. गॉस एलिमिनेशन मेथड के केस में आपके पास जो गिवन सिस्टम है अगर वो आपके पास होमोजीनियस है या आपके पास जो गिवन सिस्टम है वो नॉन होमोजीनियस है. मोस्टली जो आपके पास जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होते हैं उस केस में जो आपके पास अननोन्स वेरिएबल्स होते हैं उसकी वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड के केस में. अब आपके पास इन्वेरिएंट मेथड के केस में क्या होता है कि जो आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है उसका जो डिटर्मिनेंट होना चाहिए वो आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो. आपके पास जो उसका डिटर्मिनेंट है या तो ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है इक्वल टू जीरो है. अगर आपके पास उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ जाता है तो जो गिवन मैट्रिक्स है वो तो सिंगुलर हो जाएगा. तो उस केस में आपके पास जो इन्वेरिएंट मेथड है उसमें आपके पास जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो. सेकेंड आप इसके ऊपर जो क्रैमर रूल है वो भी अप्लाई कर सकते हैं. जो आपके पास जो गिवन अननोन्स वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए गॉस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं गॉस जॉर्डन मेथड. अब आपके पास जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है इस केस में आप एचुलन फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं और जो आपके पास गॉस जॉर्डन मेथड है इस केस में आपके पास रिड्यूस एचुलन फॉर्म. लाइक गॉस एलिमिनेशन मेथड के केस में रो एचुलन फॉर्म और गॉस जॉर्डन के केस में रिड्यूस रो एचुलन फॉर्म आपके पास आती है. अब आपके पास जो सबसे पहले जो गिवन सिस्टम होता है वो आपके पास क्या होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी. अब सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ओवर द सिस्टम टू प्रोड्यूस ए एक्स इज
इक्वल टू बी। अब एस्टेरिक मोस्टली आपके पास क्या होता है कि जो ए मैट्रिक्स होता है वो आपके पास क्या होता है कि वो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है, एक्स आपके पास वेरिएबल का होता है, और जो बी है वो आपके पास क्या आ जाता है कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स। गाउस एलिमिनेशन मेथड के केस में एक बात हमेशा याद रखनी है आपके पास, अच्छा एक बात माइंड में रखें, अगर आपके पास जो गिवन सिस्टम है वो होमोजीनियस है उस केस में आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशंस आएंगे। आप इसके ऊपर इन्वेरिएंट मेथड लगाएं, आप गाउस एलिमिनेशन अप्लाई करें, गॉस जॉर्डन करें, आप इसके ऊपर क्रैमर रूल अप्लाई करें, उस केस में तो आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशंस आएंगे। हाँ, कुछ केसेस में आप अपने सिस्टम को अगर सपोज करते हैं कि उसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आए तो आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू सपोज कर लेते हैं कि सम कांस्टेंट टी C1 C2, फिर उसके अकॉर्डिंग आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आते हैं। अगर आप उसी जो कांस्टेंट को आपने C1 सपोज किया हुआ है तो C1 अगर आपके पास इक्वल टू 0 है तो अगेन आपके पास क्या आएंगे, जो अननोन है उसके जो आंसर रूट्स हैं वो 0 0 आएंगे, तो आपके पास क्या आएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। गाउस एलिमिनेशन मेथड के केस में आपके पास एचुलन फॉर्म प्रोड्यूस होती है और गॉस जॉर्डन के केस में आपके पास रिड्यूस एचुलन फॉर्म होती है। अब आपके पास क्या होता है कि जो ए मैट्रिक्स होता है, जो आपकी ये आपके पास क्या है कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, और आपके पास जो गिवन सिस्टम है लाइक AX इज इक्वल टू बी विच गिव्स एक्स इजीली। अब आपके पास रिड्यूस जो एचुलन फॉर्म है उस केस में तो आपके पास जो अननोन्स वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यूज तो डायरेक्ट आ जाती हैं। रिड्यूस जो एचुलन फॉर्म गाउस एलिमिनेशन मेथड के केस में आपके पास एचुलन फॉर्म आती है, और एचुलन फॉर्म के केस में आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनती है, और गॉस जॉर्डन के केस में आपके पास रिड्यूस एचुलन फॉर्म आएगी। उस केस में आपके पास जो होगा कि वो यूनिट डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, तो डायरेक्ट आपके पास जो वेरिएबल्स होंगे उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। गॉस जॉर्डन मेथड आपके पास क्या आ जाता है कि द अल्टरनेट मेथड इज कॉल्ड गॉस जॉर्डन मेथड। इन दिस प्रोसीजर पिवट इक्वेशन इज फर्स्ट डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ पिवट वेरिएबल, देन पिवट वेरिएबल इज एलिमिनेटेड फ्रॉम पिवट इक्वेशन एज वेल एज द सब्सिक्वेंट ones. Gauss Jordan method requires more multiplication but much less writing than the procedure involved by Gauss elimination method. Either of two will complete solution in almost similar method. It is therefore suggested that routine calculation could be done by either of the method. The augmented matrix A augmented B is center of conversion of the elimination instead of AX is equal to B. अब आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है n क्रॉस n मैट्रिक्स A इज सम ऑफ द इक्वलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो गिवन मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। द होमोजेनियस सिस्टम Ax इज इक्वल टू बी हैज़ ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर आपके पास जो गिवन सिस्टम है वो होमोजेनियस है तो उस केस में आपके पास क्या आएंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन आएंगे। द लीनियर सिस्टम Ax इज इक्वल टू बी हैज़ यूनिक सॉल्यूशन फॉर एवरी n/1 मैट्रिक्स B। सबसे पहले एग्जाम्पल को चेक करते हैं और एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट से देखते हैं कि आपके पास जो गिवन सिस्टम है वो आपके पास होमोजेनियस है या फिर नॉन होमोजेनियस है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब आपके पास जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसमें आपके पास 5 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, x1 x2 x3 माइनस x4 प्लस 0 इंटू x5 इक्वल टू 2। अब आपके पास जो गिवन सिस्टम है अगर आप इस केस में देखें तो आपके पास क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ x1 x2 x3 x4, x1 x2 x3 का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या है 1 है, और जो आपके पास x4 वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट है -1। ये इक्वेशन 1 की बात हो रही है, इक्वल टू 2। सेकंड जो आपके पास इक्वेशन है कोफिशिएंट ऑफ x1 2 है, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस x4 इक्वल टू 5। x1 माइनस x2 प्लस 2x3 प्लस 3x4 प्लस x5 इक्वल टू 2। अब यहाँ पर आपके पास मोस्टली ऐसे होता है कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल है तो आपके पास 2 इक्वेशंस गिवन होंगे, विद रिस्पेक्ट टू 3 वेरिएबल है तो आपके पास 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं तो 3 इक्वेशंस गिवन होंगे, विद रिस्पेक्ट टू 4 वेरिएबल है तो आपके पास 4 इक्वेशंस गिवन होंगी, ताकि आपके पास जो चारों अननोन्स हैं उसकी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकें। अब यहाँ पर वेरिएबल्स 5 इन्वॉल्व हो रहे हैं, इक्वेशन जस्ट आपके पास 3 गिवन है, तो इसका मतलब है कि जो आपके पास इक्वेशन 4 और 5 है उसमें जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x1 x2 x3 x4 वो आपके x5 वो आपके पास क्या है 0 हैं, और आपके पास जो इक्वेशन 4 और 5 है वो आपके पास जो इक्वेशन है वो आपके पास गिवन हो सकती है कि होमोजीनियस इक्वेशन गिवन हो। अब जो गिवन सिस्टम है वो आपके पास क्या है कि नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू 5 वेरिएबल। अब अगर आप इसी के अकॉर्डिंग
इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएं तो आपके पास कैसे आएगी। अब सबसे पहले देखें, जो हम इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, इन मैट्रिक्स फॉर्म वी कैन राइट द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो आपके पास जो मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा, सबसे पहले आप उसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखें, मैट्रिक्स फॉर्म में आपने गिवन सिस्टम को लिखा है तो आपके पास आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ x1 1 है, 2 भी कोफिशिएंट 1 है, x3 का भी कोफिशिएंट 1 है और x4 का -1 है। यहाँ पर x5 जो था उसका कोफिशिएंट मेंशन नहीं था, तो इट्स मीन्स वो 0 है, 0 इंटू x5। अब यहाँ पर आपने जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 5 वेरिएबल है, यहाँ पर आपने जो इक्वेशंस हैं वो 3 लिखी हैं। ये आपके पास आ गया है कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स, ये आपके पास वेरिएबल का मैट्रिक्स है और इसमें आपके पास देखें x1 x2 x3 x4 x5 इन्वॉल्व है। यहाँ पर इक्वेशन 4 और 5 अगर आप लिखते भी हैं तो आपके पास उसमें क्या आ जाएगा कि तमाम जो आपके पास कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। कोफिशिएंट ऑफ x1 भी 0 है, x2 भी 0, x3 भी 0, x4, और आपके पास जो इक्वेशन 4 और 5 है वो आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है। तो अब आपने सबसे पहले जो गिवन सिस्टम है इसको आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, नेक्स्ट आप इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें। जैसे ही आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास जो वेरिएबल का मैट्रिक्स है, लाइक वेरिएबल का जो कॉलम वेरिएबल मैट्रिक्स है उसको आप स्किप कर देते हैं। ये जो आपके पास होल आ जाता है ये आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाता है और ये आपके पास बी मैट्रिक्स आ जाता है, कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स बी। अब सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग। आप क्या करते हैं कि इसको एचुलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एचुलन फॉर्म में आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आती है। अब सबसे पहले ये आपके पास क्या है कि इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आपने कन्वर्ट किया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के केस में आपने किस किस को 0 बनाना है। ये आपके पास A11 है, A11 का कोफिशिएंट आपके पास क्या है, लाइक ये मेन डायगोनल एंट्रीज है 1 2 2 और यहाँ पर आपने इसको फिलहाल स्किप करें। अब यहाँ पर ये देखें अगर 3/3, अब अगर आप इसके पास ये 5/5 का मैट्रिक्स होता तो 1 2 या आपके पास 2 फिर यहाँ पर 0 और लास्ट एंट्री भी 0 आ जाती है। इस केस में अब आपने किस किस को 0 बनाना है। ये 1 है तो 1 के बिलो जो एंट्रीज हैं आपके पास 2 और 1 को, और इस 2 के जो बिलो एंट्री है -1 इसको 0 बनाना है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, R2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R2 को माइनस कर रहे हैं 2R1 से, लाइक आपने इस 2 को 0 बनाना है। ये जो आपके पास 2 है आपने इस 2 को 0 बनाना है, जस्ट इस 2 को 0 बनाना है। इस 2 को 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, R2 जो रो है इसको माइनस कर रहे हैं 2R1 से, और आपने फिर जो ये आपके पास क्या आ जाता है इस 1 को। अब ये आपके पास कौन सी रो है, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम है, लाइक A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास ये क्या है फर्स्ट कॉलम की कोई एंट्री 0 कर रहे हैं या आप सेकंड कॉलम की कोई एंट्री, जब आप फर्स्ट कॉलम की कोई भी एंट्री 0 कर रहे हैं, ये 2 है, अब ये 2 आपके पास सेकंड रो में है मगर कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है। ये आपके पास 1 किस में है, थर्ड रो में, मगर कॉलम क्या है, फर्स्ट है। तो जब भी आप फर्स्ट कॉलम की कोई भी एंट्री 0 करना चाह रहे होंगे उसके लिए आप हमेशा यूज़ करेंगे फर्स्ट रो को। अब फर्स्ट कॉलम में सबसे पहले हम 2 को 0 करना चाह रहे हैं तो आप माइनस कर रहे हैं सेकंड रो को, माइनस कर रहे हैं 2R1 से। R1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप सेकंड रो को माइनस कर देंगे 2R1 से, फिर आप सेम उसी तरीके से R3 को माइनस करेंगे R1 से। तो आपके पास ये जो 2 और 1 है ये आपके पास 0 0 हो जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो आपके पास रो में चेंजेस आएंगी, ये 2 भी आपके पास 0 हो गया, यहाँ पर आपके पास -2 आ गया और यहाँ पर 3 के बजाय 1 1। अब यहाँ पर आपके पास होल जो आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसमें भी आपके पास चेंजेस आ रही हैं जैसे आप रो में चेंजेस ला रहे हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, यहाँ पर R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं। R2 और R3 को इंटरचेंज इसलिए कर रहे हैं, आपने जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है इस केस में आपके पास एचुलन फॉर्म आती है और एचुलन फॉर्म के केस में आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आपने 2 और 1 को 0 करना था और -1 को 0 करना था। जैसे ही आपने 2 और 1 को 0 किया है तो आपके पास ये जो 2 है ये भी 0 हो गया, तो आपने इंटरचेंज कर देंगे R3 और R2 को। अब ये आपके पास डायरेक्टली जो है वो आपके पास क्या आ गई है, एचुलन फॉर्म आ गई है। और आपके पास ये जो -2 है आप इसको 1 बनाएंगे, तो इसको 1 कैसे बनाएंगे, R2 को आप डिवाइडेड कर देंगे बाय -2 के साथ, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर -1/2 और यहाँ पर -2 आ जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पर -1/2 और यहाँ पर जस्ट -1 आ जाएगा। इंटरचेंज R3 एंड R2। अब जैसे ही आपके पास R3 R2 इंटरचेंज हो जाएगा तो फिर आपके पास
लास्ट में आपने क्या किया है कि इस -2 को आपने क्या करना है 1 बनाना है, तो 1 के लिए आपने होल जो रो है इसको डिवाइड किया है बाय माइनस मल्टीप्लाई -1/2 R2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपके पास +1 हो गया है। इसको जब मल्टीप्लाई किया -1/2 के साथ तो आपके पास यहाँ पर इस 1 की जगह -12 आ गया। 4 को मल्टीप्लाई किया -1/2 के साथ जस्ट -2 आ गया। 1 को मल्टीप्लाई किया -1/2 के साथ और ये 2 था, इसको मल्टीप्लाई किया -1/2 के साथ, तो 2 के साथ कैंसिल -1 आ गया। अब आप यहाँ पर देखें ये आपके पास क्या आ गया है, ये आपके पास जो सिस्टम है ये अपर आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप अननोन्स की वेरिएबल्स की वैल्यूज लिखते हैं तो आपके पास कैसे आएंगी। अब यहाँ पर देखें आपके पास क्या है, यहाँ तक आपके पास कन्वर्जन बाय R1 माइनस R2। अगर R1 माइनस R2 आप करते हैं R1 -R2 को R करते हैं तो अच्छा यहाँ तक आपने क्या किया है, जो गिवन सिस्टम है उसको आपने क्या किया एचुलन फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर अगर आप एचुलन के बाद अगर इसको रिड्यूस एचुलन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो रिड्यूस एचुलन फॉर्म के केस में ये 1 भी आपके पास 0 होगा, ये 1 भी आपके पास 0 होगा, ये -1/2 भी 0 होगा। तो एचुलन फॉर्म को फिर आप कन्वर्ट कर सकते हैं रिड्यूस एचुलन फॉर्म में। अगर आपके पास ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गई है तो इससे भी आप अननोन्स की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें आपके पास x3 किसके इक्वल आ जाता है, लाइक अब यहाँ पर एक और केस ये है, यहाँ पर 0 × x5 होगा वो इक्वल टू 0 आएगा, 0 × x4 वो आपके पास ऑलरेडी जो अननोन्स है वेरिएबल्स हैं वो 0 है। अगर आप x3 को देखते हैं तो आपके पास यहाँ पर है 1, तो आपके पास ये x3 के अकॉर्डिंग वैल्यूज आ जाती है, लाइक x3 यहाँ पे x3 प्लस x4 डायरेक्टली 0 है, x5 भी 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर जो आपके पास x3 है वो इक्वल टू 1 आ जाता है। फिर आपके पास x2 -1/2 x3 -2 × x4 -1/2 x5, x4 और x5 जो वेरिएबल है वो 0 के इक्वल है, x3 आपके पास इक्वल टू 1 है, तो आप उसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर -1/2 1 और 1 इसको 0 बनाएंगे तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आपके पास रिड्यूस एचुलन फॉर्म में। तो आपके पास जो गिवन सिस्टम आएगा उस केस में आपके पास डायरेक्टली x3 x2 x1, तो आपके पास ये यूनिट डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। द सिस्टम विच करस्पॉन्डिंग टू रो एचुलन फॉर्म मैट्रिक्स, अब आपके पास यहाँ पर x1 -7/2 x4 + 1/2 x5, यहाँ पर x5 आएगा इक्वल टू 3/2। फिर आपके पास जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें आपके पास क्या आ जाता है x2 -x4 -1/2 x4 -1/2 x5 इक्वल टू -1/2। तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपके पास x4 और x5 डायरेक्टली आपको पता है कि इक्वल टू 0 है, तो आप उसको सपोज करेंगे एनी रियल नंबर c1 c2 और फिर उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास रिमेनिंग अननोन वेरिएबल्स हैं उसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने x4 और x5 को असाइन किया एनी रियल वैल्यूज से, x4 इक्वल टू c1 एंड x5 इक्वल टू c2, तो आपके पास उसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया। इस केस में आपके पास क्या है कि दिस वे देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिपेंडिंग ऑन c1 एंड c2, तो आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस आ जाते हैं। जब आपके पास 0 इक्वल टू 0 है तो उस केस में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, जब आपके पास एक्जैक्टली x1 इक्वल टू 2/3 या x1 इज इक्वल टू 1 उस केस में आपके पास यूनिक सोल्यूशन आता है। याद रखिएगा जो गिवन सिस्टम है वो आपके पास कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अगर आपके पास यूनिक सोल्यूशन आ रहा है या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस आ रहे हैं तो उस केस में जो आपके पास गिवन सिस्टम है वो आपके पास क्या है कंसिस्टेंट है आपके पास, और इनकंसिस्टेंट के केस में आपके पास जो गिवन सिस्टम है उसका सोल्यूशन आपके पास एग्जिस्ट ना करे। नेक्स्ट जो आपके पास एग्जांपल है इसको आप देखें तो आपके पास क्या है कि सॉल्व सिस्टम ऑफ रियल एक्स, आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 3 वेरिएबल है। अब आपके पास सबसे पहले जो गिवन सिस्टम है x1 - x2 + x3 इक्वल टू 1, x1 + 2x2 - x3 इक्वल टू 7, -x1 + 4x2 - 3x3 इक्वल टू 4। जो गिवन सिस्टम है सबसे पहले आप उसको एक्सप्रेस करें इन मैट्रिक्स फॉर्म ax इज इक्वल टू b। जो फर्स्ट आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको आप ए कह देते हैं, सेकंड आपके पास वेरिएबल मैट्रिक्स है उसको एक्स, और जो आपके पास जो गिवन सिस्टम है वो आपके पास क्या है नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो आपके पास जो इक्वल के बाद इंट्रीज हैं उसके जो मैट्रिक्स को आप क्या कह देते हैं मैट्रिक्स बी, लाइक कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स बी। अब सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स सिस्टम है सिस्टम को आपने एक्सप्रेस किया इन द फॉर्म ax इज इक्वल टू बी, इसको कन्वर्ट कर दें इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, तो आपके पास ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स
के फॉर्म में आ गए। अब आपने सबसे पहले इस 1 को 0 बनाना है, इस -1 को 0 बनाना है, इस 4 को 0 बनाना है और इसको 2 को भी आपने 1 बनाना है। उसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आपके पास जो गिवन सिस्टम है, आपने सबसे पहले ये आपके पास क्या आ जाता है, 1 है आपके पास, A11 या आपके पास आ जाता है A22 या आपके पास A33। बिलो जो आपके पास मेन डायगनल एंट्रीज होंगी इसको आपने 0 0 करना है। या आपके पास कौन सा केस आ जाता है, एचुलन फॉर्म आ जाते हैं। और अगर आपके पास यूनिट डायगनल मैट्रिक्स में जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है रिड्यूस एचुलन फॉर्म। सबसे पहले इस 1 को 0 बनाने के लिए आप क्या करते हैं कि R2 को माइनस करते हैं R1 से, और इस -1 को 0 बनाने के लिए जस्ट आप क्या करेंगे R3 + R1। और यहाँ पर आपके पास इस 4 को 0 बनाने के लिए आप, अब ये आपके पास क्या है, सेकंड कॉलम में आप ये सेकंड कॉलम की कॉलम आ जाते हैं। तो सेकंड कॉलम की किसी भी एंट्री को 0 बनाने के लिए आप सेकंड रो को यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले किसको यूज़ करेंगे, R2 को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैंने इस 1 को 0 बनाने के लिए क्या किया, R2 - R1, और इस -1 को 0 बनाने के लिए जस्ट R3 + R1 किए। नेक्स्ट मैंने क्या किया है कि 1/3, इस 3 को 1 बनाना था तो मैंने 1/3 कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया R2 को 1/3 के साथ, ये 1 हो गया। यहाँ पर -1 -2/3 आ गया और यहाँ पर 6/3 किया तो 2 आ गए आपके पास ये फॉर्म। अब आपने नेक्स्ट इस 3 को भी 0 बनाना है। इस 3 को 0 बनाने के लिए ये आपके पास सेकंड कॉलम है, तो सेकंड कॉलम की एंट्री को 0 बनाने के लिए आप सेकंड रो को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है कि R1 + R2 को ऐड करते हैं। तो ये अब सबसे पहले R1 + R2 ऐड करते हैं, ये जो एंट्री है ये आपके पास 0 हो जाती है और आपके पास ये जो 1 है ये कन्वर्ट हो जाता है 1/3 में। और जब आप यहाँ पर R3 - 3 R2, इस 3 को जैसे ही आप 0 बनाने की कोशिश करते हैं, आप इस 3 को 0 बनाने के लिए R2 को यूज़ करते हैं, तो आपके पास ये जो X3 है ये पूरी रो ही आपके पास 0 हो गई है। इस केस में जो आपके पास क्या आता है कि 0 = -1, आपके पास इस केस में जो सिस्टम है वो आपके पास इनकॉन्सिस्टेंट है। आपके पास जो गिवन सिस्टम है उसकी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करे। 0 इज़ नॉट इक्वल टू -1, 0 = -1, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो आपके पास इस केस में जो गिवन सिस्टम है वो आपके पास क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए बी द सिमल्टेनियस इक्वेशन। अब यहाँ पर आपके पास देखें सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 3 वेरिएबल एक्स वाई जी है। अब यहाँ पर आपके पास 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए, ए और बी, और उसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले जो ए की वैल्यू, ए आपके पास आ रहा है कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए में, और बी आपके पास कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट हो रहा है। अब आपके पास जो गिवन सिस्टम है हैव नो सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन एंड एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। अब आप गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उससे चेक करेंगे कि आपके पास जो सोल्यूशंस आ रहे हैं वो आपके पास यूनिक आ रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस आ रहे हैं या नो सोल्यूशंस आ रहे हैं। जैसे ही आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया है तो कन्वर्ट करने के लिए आपने सबसे पहले इस 1 और इस 1 को 0 बनाना है। अब ये आपके पास क्या है, फर्स्ट कॉलम के 1 को 0 बनाना है तो फर्स्ट रो को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर सिंपल आपने क्या करना है, इस 1 को 0 बनाने के लिए R2 - R1, इस 1 को 0 बनाने के लिए R3 - R1। अब यहाँ पर आप जैसे इस 1 और इस 1 को 0 0 बनाए, लाइक A21 को 0 बनाए और A31 को 0 बनाए, तो आपके पास मैट्रिक्स की कुछ ये फॉर्म आ गई है। अब आपके पास ये जो 2 है, इस 2 को 0 आप कैसे बनाएंगे, इस 2 जब आपने इस 1 को 0 बनाया, A31 के इसके इक्वल 1 को, तो यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स में चेंज आके 1 आ गया एडिशन या सब्ट्रैक्शन से। अब इस 1 को जैसे ही 0 बनाया तो आपके पास मैट्रिक्स की ये शेप आ गई है। सबसे पहले आपके पास क्या आ जाता है, A-3 को अगर आप सपोज करते हैं A-3 = B - 10, इफ A-3 = 0 then A = 3 and B is not equal to 10, rank of given matrix A = 2 less than, so in this case, यहाँ पर in this case है C है, so in this case system has no solution. If A-3 is not equal to 0 then A is not equal to 3 and rank of the given augmented matrix, then system has unique solution. If A-3 is equal to 0 then A is equal to 3 and B - 10 is equal to 0, which this implies that B is equal to then rank of the given matrix is equal to 2 less than 3, so system has infinite number of solutions. तो आपके पास इस केस में आपने
आपने ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखें ए को अगर आप सपोज करते हैं a-3 इक्वल टू b-10, अब यहाँ पर अगर आपके पास सबसे पहले a-3 को इक्वल टू 0 सपोज करते हैं तो a की वैल्यू तो 3 आ जाती है, a आपके पास क्या आ जाता है 3 आ जाता है, तो आपके पास b-10 इक्वल टू 0, तो उस केस में b इज नॉट इक्वल टू 10 है। जो गिवन रैंक है आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स का वो आपके पास क्या है 2 है, लेस देन द रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब यहाँ पर अगर आपके पास कह रहे हैं कि a-3 इज नॉट इक्वल टू 0 देन a इज नॉट इक्वल टू 3, रैंक जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स ए का वो आपके पास इक्वल है कोफिशिएंट रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, देन सिस्टम एज यूनिक सॉल्यूशन। रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स b इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। अगर आपके पास a-3 इक्वल टू 0 है तो a इज इक्वल टू 3 आ जाता है, b इज इक्वल -10 इक्वल टू 0। इस केस में जो रैंक है आपके पास 2 आ जाता है, लेस देन आ जाता है 3, सो सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि इन्वर्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।